तो आप लोगों ने पढ़े राजयोग, और राजयोग में आपने क्या पढ़ा कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जो है, केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी है वो सबसे इंपॉर्टेंट राजयोग फॉर्म करते हैं कब? जब उनके बीच में संबंध बन जाए, when they have a संबंध with each other। तो आप लोगों ने जो राजयोग पढ़े, उसके अलावा मैं आज आपको कुछ और स्पेशल योगास के बारे में बताऊंगा जिनको पराशर ऋषि ने मेंशन किया और जिसको हमारे गुरुजी श्री के एन राव जी ने और फर्दर रिसर्च कर उस पे और थोड़ा प्रकाश डाला कि भाई ये भी उसका एक फॉर्म हो सकता है। क्योंकि देखिए, हर आदमी आज के वक्त में मटेरियल सक्सेस चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको मटेरियलिस्टिक सक्सेस मिले। और जब भी सक्सेस की बात आती है तो वो प्लैनेट्स की तरफ देखता है। अब पढ़ाया क्या गया है? पढ़ाया ये गया है कि भाई अगर राजयोग है तो बहुत अच्छा है, अगर प्लैनेट कोई उच्च का बैठा है कुंडली के अंदर तो बहुत बढ़िया प्लैनेट है, नीच का बैठा है तो खराब है। जिसको आप डेबिलिटेटेड प्लैनेट बोलते हैं, वो अगर कुंडली में कहीं भी है तो वो बहुत खराब है। तो आज हम कुछ डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के चमत्कारों के बारे में बात करें कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट किसी को अपार धन कैसे दे सकता है। अपार धन, हर आदमी चाहता है कि जीवन में कभी ना कभी लक्ष्मी जी उसके लिए भी द्वार खोल दे, हर तरीके से। तो वो जो लक्ष्मी के द्वार है ना, वो कमाल की बात देखिए, वो कभी भी उच्च का ग्रह इतने बड़े तरीके से नहीं खोलता जितना नीच का ग्रह खोल देता है। इनफैक्ट इतनी आसानी से खोलता है कि व्यक्ति को लगता है यार मतलब कितना इजीली आ रहा है, कुछ एफर्ट ही नहीं करना पड़ रहा है, आराम से चल के आ रहा है जो भी आ रहा है। तो ये कार्य सिर्फ नीच के प्लेनेट कर सकते हैं, डेबिलिटेटेड। अगर हम डेबिलिटेशन की बात करें, अगर आप डेबिलिटेशन की बात करेंगे तो डेबिलिटेशन मैं समझता हूं सभी लोगों को पता होगी कौन से प्लेनेट की कौन सी राशि में रहती है। यहां पर अगर किसी को आइडिया नहीं है कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में डेबिलिटेटेड होता है तो मेरे को यहाँ लिख दीजिए, तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा आप लोगों को। आई फील सभी को पता होगा। नहीं पता? एक आ गया, दो आ गए, और कितने लोगों को नहीं पता? भाई बताते रहो, नंबर्स जितने बढ़ते रहेंगे उतना सही रहेगा। ठीक है, दो लोग हैं उनको नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो लोगों के लिए भी कर देते हैं। ठीक है, और भी हैं, चलो अच्छी बात। हम सन से डेबिलिटेशन शुरू करते हैं। देखिए, एक्सोल्टेशन और डेबिलिटेशन को एक ही तरीके से समझ लीजिए, उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाए। हर राशि से अगर कोई भी प्लेनेट किसी एक राशि में बैठा है तो उसके अपोजिट जो राशि है वो सातवीं राशि, सेवंथ राशि है ना। हर घर से, हर घर के अपोजिट में सातवां घर पड़ता है, इसी तरीके से हर राशि के अपोजिट में सातवीं राशि। तो हम सबसे पहले उच्च का लेते हैं, जिसको आप उच्च बोलते हैं। उच्च मींस एक्सॉल्टेड। एक्सॉल्टेड का अर्थ क्या होता है? कि जिसके अंदर घमंड हो, जो अपने को बड़ा समझता, जो अपने को बड़ा समझता। घमंडी बनाता है एक्सॉल्टेड प्लेनेट। इसलिए खुश नहीं होना है कि एक्सॉल्टेड प्लेनेट है तो मजा, ईगो दे देगा। ईगो से कुछ नहीं कर सकता आदमी। ईगो को जेब में रख के घूमता है आदमी, कुछ नहीं होता ईगो से। अगर आपको
अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको डाउन टू अर्थ होकर रहना पड़ेगा, और वो जो डाउन टू अर्थ होकर रहने की जो आपको कला सिखाता है वो डेबिलिटेटेड प्लैनेट सिखाता है। अब ईगो कैसे आएगी? इंटेलिजेंस कौन सा घर है? इंटेलिजेंस, बुद्धि, ज्ञान कौन सा घर है? पंचम भाव, फिफ्थ। अब फिफ्थ लॉर्ड किसी का एग्जॉल्टेड हो गया, किसी का पंचम भाव एग्जॉल्टेड हो गया, पता है उसको क्या लगेगा? मेरे से ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, मेरे से इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं, मेरे को तो पता नहीं भगवान ने कितनी बुद्धि दी है। फैक्ट है, अच्छा है, बुद्धि दी है, इसमें कोई शक नहीं है, बुद्धि नहीं दी, एग्जॉल्टेड है, बुद्धि मिली है उसको, लेकिन उस बुद्धि का उसको घमंड भी है, ये भी याद रखिएगा। आपको पता है आपका कोई प्लेनेट इस जन्म में नीच क्यों होता है? उसका इस जन्म में नीच होने का कारण यह है क्योंकि उस प्लेनेट को लेकर आपने बहुत घमंड किया है अपने पुराने जन्म में, इसलिए इस जन्म में नीच का आ गया। इसलिए उस प्लेनेट ने कहा तूने बहुत सर उठा के रहा, तू मेरे कारण बहुत तूने सर उठाया, अब मेरे ही कारण इस जन्म में सर को झुका के रहे। इसलिए लोगों को लगता है कि जुपिटर एग्जॉल्टेड वाले के पास बहुत ज्ञान होगा, बिकॉज बृहस्पति जो है वो विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान है, और जिसका जुपिटर डेबली होगा वो अज्ञानी होगा। आपको पता है जिसका जुपिटर डेबली होगा उसके पास ज्ञान जुपिटर उच्च वाले से भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्ञान उसका अब का नहीं है, ये ज्ञान उसको पिछले जन्म में भी मिला, और उस जन्म में इतना मिला कि इस जन्म में आके डबली हो गया। जुपिटर ने बोला बहुत घमंड किया तूने अपने ज्ञान का, अब रह झुक कर। तो ये नहीं है कि जुपिटर डेबिलिटेटेड है तो ज्ञान नहीं देगा, देगा, लेकिन वो ज्ञान देगा जिसके अंदर कोई ईगो नहीं होगी, जिसके अंदर कोई घमंड नहीं होगा कि भाई मैं बहुत ज्ञानी हूं, बहुत नॉर्मल होगा। तो सन एग्जॉल्टेड कहां होता है? सन एग्जॉल्टेड होता है मेष राशि में, एरीज में। और जो प्लेनेट, ध्यान रखिएगा, जो प्लेनेट जिस राशि में एग्जॉल्टेड होता है ठीक सामने अपने से सातवीं राशि में वो डेबिलिटेटेड हो जाता है। ये ध्यान में रख लीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपने एग्जॉल्टेशन याद कर ली तो डेबिलिटेशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। मतलब सूर्य अगर एरीज में एग्जॉल्टेड हो रहा है तो डेबिलिटेटेड कहां होगा? एरीज के ठीक सामने, सात, मतलब लिब्रा में, तुला राशि में। तो सूर्य एग्जॉल्टेड हुआ एरीज में, डेबली हुआ तुला में। ऐसे ही आ जाइए चंद्रमा पर, ऐसे ही चंद्रमा पर आ जाइए। चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के लिए एग्जॉल्टेशन है टॉरस, एग्जॉल्टेड होता है वृषभ राशि में, और नीच होगा कौन सी राशि में? स्कॉर्पियो में। एग्जॉल्टेड हुआ 2 नंबर राशि में, और डेबिलिटेटेड कहां हुआ? वृश्चिक में। मार्स पे आ जाइए, मार्स एग्जॉल्टेड हुआ कहां पर? कैप्रिकॉन में, मकर राशि में, और डेबली हुआ 4 नंबर राशि, कैंसर में, जो उसके ठीक सामने है। जुपिटर पे आ जाते हैं। जुपिटर एग्जॉल्टेड हुआ किसमें? कर्क में, और डेबली किसमें हुआ? मकर में। मरकरी जो है वो एग्जॉल्टेड हुआ कहां पर? वर्गो में, और डेबली हुआ पाइसिस में।
वीनस का क्या होगा? वीनस एग्जॉल्टेड होगा पाइसिस में, मीन में, और डेबिलिटेटेड होगा कहां पर? कन्या में। सैटर्न, शनि जो है एग्जॉल्टेड होगा किसमें? तुला में, लिब्रा में, और डेबिलिटेटेड होगा एरीज। अब कौन बच गया? आपने 7 हो गए, 7 प्लैनेट्स हो गए हमारे, 7 प्लैनेट्स हो गए। बच गए राहु एंड केतु, राहु और केतु। ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो हमेशा विवाद में रहते हैं, विवाद से बहुत गहरा संबंध है इनका। कुछ लोगों का मानना है कि राहु जो है वो जैमिनी में एग्जॉल्टेड होता है, मिथुन राशि में। और कुछ लोगों का कहना है कि राहु जो है वो वृषभ राशि में एग्जॉल्टेड होता है, टॉरस में। और सबके अपने अपने मत हैं उस चीज को लेकर, सबके अपने मत हैं। लेकिन जब इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हम पाते हैं कि राहु जेमिनाई में रिजल्ट बहुत अच्छे देता है, अनडाउटेडली, अनडाउटेडली। बट राहु का जो एग्जॉल्टेशन है, राहु का एग्जॉल्टेशन टॉरस में काउंट होता है, वृषभ के अंदर काउंट होता है। ठीक है, अभी डिग्री पे मत जाओ भाई, कितने डिग्री तक एग्जॉल्टेशन है, कितने डिग्री तक डेबिलिटेशन है, ये मान के चलो। अगर इस राशि में एग्जॉल्टेड है, इस राशि में है डबली। वो जो डिग्री मेंशन की होती है वो इसलिए की होती है ताकि आपको डीप एग्जॉल्टेशन का पता चल सके या डीप डेबिलिटेशन का पता चल सके। लेकिन स्टिल अगर वो अपने एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेटेड साइन में है तो वो रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इसको अभी इतने तक सीमित रखिए। तो राहु जो है वो वृषभ राशि में उच्च का है, केतु जो है वो वृश्चिक राशि में उच्च का है। वृश्चिक राशि भी है केतु की, और वो वहां पर उच्च का भी कंसिडर किया जाता है, एग्जॉल्टेड भी कंसिडर किया। जब ये दोनों प्लैनेट ठीक विपरीत हो जाते हैं, विपरीत का अर्थ है कि केतु वृषभ में हो गया और राहु जो है वो 8th में हो गया, तो इनको हम डेबिलिटेशन में काउंट करते हैं कि ये दोनों प्लैनेट डेबिलिटेशन में आ गए, नीच के हो गए। ठीक है, पराशर ऋषि का कहना है कि अगर कुंडली में अगर आपकी कुंडली में तीसरे घर में, छठे घर में और 8वें घर में 3, 6 और 8, इनके अंदर कोई भी नीच ग्रह बैठा है, वो इकलौता ग्रह राजयोग देने में सक्षम है। वो इकलौता ग्रह राजयोग देने में सक्षम है। आपको यहाँ कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम सिंगल प्लैनेट की बात कर रहे हैं, एक अकेले की। हो सकता है वो राजयोग में भी जो है वो आ रहा हो, और हो सकता है वो सिंगल भी वहां पर बैठे हो।
बट वो इकलौता प्लैनेट अकेला, उसके अंदर दम है आपको फाइनेंशियली राइज देने का, जब आपके डेबिलिटेटेड प्लैनेट 3, 6, 8 में होंगे तब। इस प्रिंसिपल को एक्सटेंड करते हुए हमने पाया कि यदि तीसरा घर, छठा घर और आठवां घर, तीसरा घर, छठा घर और आठवां घर, ये 3 हाउसेस पकड़ लीजिए, इनके हाउस लॉर्ड्स को पकड़ लीजिए, इनके हाउस लॉर्ड्स को पकड़ लीजिए। यहां पे मित्र शत्रु सब भूल जाइए, यहां पर बात डेबिलिटेशन की हो रही, ठीक है। मैं फाइनेंस के केस में कह रहा हूं, वैसे ध्यान में रखिए जब आप प्रिडिक्शन दे रहे हैं तो मित्र शत्रु को ध्यान में रख के प्रिडिक्शन दे दीजिएगा। बट मैं आपको फाइनेंस को लेकर एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि इफ यू हैव डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स इन थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ, और the lord of third, sixth or eighth goes into debilitation, it makes a very powerful dhan yoga. Dhan yoga means the combination for wealth, combination for wealth. इसके अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यदि आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी नीच का हो जाए या डेबिलिटेशन में आ जाए तो वो आपके लिए लक्ष्मी के द्वार खोल देता है। बहुत पावरफुल है ये चीज। छठे घर का स्वामी नीच का हो गया, डेबिलिटेशन में चला गया, तो वो लक्ष्मी के द्वार खोल देगा व्यक्ति के लिए, पैसा देगा वो प्लेनेट। इनफैक्ट मैं कहता हूं आपकी कुंडली में कितने ही आप उच्च के प्लेनेट को लेकर खुश हो रहे हो, एक्चुअली में ये वो प्लेनेट है जो रिस्पॉन्सिबल है आपको पैसा देने। बहुत से लोग देख रहे होंगे अपनी कुंडली, उनको पता चल रहा होगा अच्छा मेरा ये डेबिलिटेटेड प्लेनेट था, मैं इसको अभी तक ऐसे ही कोस रहा था, एक्चुअल में तो ये मेरे को पैसा दे रहा है, ठीक है। तो आज से इस प्लेनेट को प्रेम करेंगे हम, है ना। जो दे रहा है उसको तो प्रेम करना बनता है भाई, नहीं तो दुनिया ले ही रही है। तो थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ, इनके अंदर प्लेनेट बैठ जाए डब्ली, या इनके लॉर्ड डेबिलिटेशन में आ जाएं, ये दोनों ही बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं वेल्थ का। और वो कब दिखाई देता है? दशा के अंदर दिखाई देता है, दशा में दिखाई देता है। सिक्स्थ हाउस आपके चैलेंजेस हैं, आपके चैलेंजेस हैं। एट्थ हाउस आपकी पीड़ा है, और एट्थ से, एट्थ जब हम जाते हैं तो थर्ड हाउस है। एट्थ से एट्थ जब हम जाते हैं तो वो थर्ड हाउस है। मतलब भवत भवम के अनुसार देखें तो वो भी आठवें घर जैसा ही काम करता है, थर्ड लॉर्ड जो है। अब नीच का मतलब क्या होता है? नीच का मतलब होता है लो इन स्टेटस या लो इन इंटेंसिटी। लो इन इंटेंसिटी बोल दीजिए आप, स्टेटस तो मैं नहीं बोलूंगा, वो शब्द थोड़ा गलत हो गया, कि लो इन इंटेंसिटी।
अब जब आपका छठे भाव का स्वामी नीच का हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो आपके चैलेंजेस जो होंगे ना वो लो इंटेंसिटी वाले हो जाएंगे। आपने देखा होगा जब 4-5 साल के बच्चों को हडल रेस में दौड़ाते हैं तो उनके लिए वो जो हडल्स रखे जाते हैं वो कैसे रखे जाते हैं? पहले तो उनके लिए पूरा नीचे ना ऐसा कुछ ग्रास वगैरह या ऐसे गद्दे वगैरह डाल देंगे जिससे बच्चे को समझ में ही ना आए कि भाई तुम भाग रहे हो या झूल रहे हो उस पर गद्दों पे, ठीक है। उसके बाद में वो जो हडल्स भी बनाते हैं वो भी मतलब वैसे बना देंगे फोम के, प्लास्टिक के, जिससे बच्चा अगर इधर उधर गिरता भी रहे उठता भी रहे तो उसको पता भी ना चले कि तू गिर गया। तो जब आपका सिक्स्थ कस्पल सबलॉट डेबिलिटेटेड हो जाएगा तो आपकी हालत ठीक उस बच्चे की तरह हो जाएगी जो उस गद्दे पे भाग रहा है, जिसको चोट भी लगेगी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके हर्डल वो एक्चुअली है ही नहीं। वो सिर्फ देखने में हर्डल है, बट एक्चुअल में आप देखो तो उनके अंदर कोई हर्डल है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं। सिक्स्थ कस्पल सबलॉट जब डेबली होगा तो ये हाल, सॉरी सॉरी, मेरे मुंह पे कस्पल सबलॉट आ गया कस्पल सबलॉट केपी मोड में चले गए। तो एट्थ लॉर्ड जो है वो अगर आपका डेबली हो गया, या थर्ड लॉर्ड जो है वो आपका डेबली हो गया, तो वो आपको क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि आपकी पीड़ा जो है उनकी इंटेंसिटी भी बहुत कम रहेगी। एट्थ हाउस ना, इसको मिस फॉर्च्यून का हाउस बोला जाता है, या बैड लक कह लीजिए। अब एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर डेबिलिटेटेड हो जाएगा तो जो आपका बैड लक है ना उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। समझिए आप कि बैड लक की इंटेंसिटी कम हो गई। और अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो जाए तो निचोड़ देता आदमी, निचोड़ देता है, पूरी तरीके से निचोड़ देता है। एक एक टपका जिसे कहते हैं ना कपड़े से निकल जाए, तो ऐसी आदमी से एक एक टपका निकाल देता है। क्योंकि एट्थ हाउस में आपकी पीड़ाएं हैं, आपको ऐसी पीड़ा आएंगी कि दूसरा भी देखकर आपको रो पड़ेगा, अरे भाई क्या हो गया इसके साथ। अब यहां पर पीड़ा से मतलब ये नहीं है कि कोई अगर आपको पैसे से परेशान दिख रहा है आपने बोल दिया इसको पीड़ा है, यही पीड़ा है। क्योंकि पीड़ा के भी अलग अलग रूप हैं, जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी ही पीड़ा को हम पीड़ा कहें। कोई आदमी शरीर से बेकार है, पीड़ा है, जितना मर्जी पैसे वाला हो। किसी आदमी के बच्चे जो हैं वो कंप्लीटली डैमेज हो गए, क्या है? पीड़ा है। एट्थ लॉर्ड जब एग्जॉल्टेड होगा तो आपकी परेशानियां इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, याद रखिएगा। आप अगर 20 हैं, आप अगर 20 हैं तो आपकी परेशानियां 21 हैं। इसलिए इन हाउसेस का कमजोर होना अच्छा है। अगर प्लेनेट उच्च या नीच का नहीं होता तो वो वैसे ही काम करेगा जैसे अभी तक आप लोगों को प्रेडिक्शंस में बताया गया है। वो कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्या दृष्टि दे रहा है, क्या वो दे रहा है, उसको ऐसे ही रीड करना है। यहाँ पर बात, यहाँ पर बात डेबिलिटेशन को लेकर है, ठीक है। तो डेबिलिटेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट योग है वेल्थ के लिए।
किसी आदमी की कुंडली में 4 एग्जॉल्टेड प्लैनेट होंगे, किसी की पत्री में 4 डेबिलिटेटेड प्लैनेट होंगे। आप डेबिलिटेटेड प्लैनेट वाली पत्री को मॉनिटरी रूप से ज्यादा नंबर दे दीजिएगा आंख बंद करके। स्पेशली अगर वो जो हाउस लॉर्ड हैं उसके वो 3, 6, 8 वाले हुए। इसलिए आज तक जिन लोगों को इस चीज को लेकर डराया गया है कि आपका ये ग्रह नीच का हो गया, आपका ये प्लेनेट नीच का हो गया, तो आपको तो भगवान से हाथ जोड़ के दुआ मांगनी चाहिए कि भाई मेरे छठे लॉर्ड को नीच का कर दो, या 8th लॉर्ड को नीच का कर दो, या 3rd के लॉर्ड को नीच का कर दो। क्यों? बिकॉज आप क्यों चाहेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है उनकी इंटेंसिटी बहुत बड़े लेवल की। आप प्रभु राम की कुंडली उठा के देखिए, वहां पर आपको एहसास होगा कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट क्या करता है। लगन ध्यान है उनका, किसी को क्या लगन था? कर्क लगन, कैंसर। उनका छठा लॉर्ड कौन था? जुपिटर। छठा लॉर्ड क्या था? जुपिटर था। क्या था? एग्जॉल्टेशन में था। छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं थे। कोई आदमी अभी अभी पढ़ाई लिखाई करके आया, मान लीजिए आपने आज ही अपनी पढ़ाई पूरी करी है, आज ही अपनी डिग्री पूरी की, और आपको कह दिया किसी ने, आपको ये भी नहीं पता इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस क्या, आपको किसी ने कह दिया चलो भाई ये प्रोजेक्ट पूरा करो। ये चैलेंज नहीं है तो क्या है? कोई आदमी है जो आश्रम में अपनी विद्या लेकर आया है, आकर अभी घर पे बैठा भी नहीं है ढंग से कि उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि चलो भाई जो ये जंगल में इतने सारे जो पिशाच हैं, इतने सारे जो राक्षस हैं, इनका वध करिए जाकर। उससे पहले कभी बैटल ग्राउंड में उतरा भी नहीं है और सीधे उतार दिया, चलो भाई उतरो उसमें, देखो। सीधे रियल लाइफ सिचुएशन में डाल दिया। 6th लॉर्ड एग्जॉल्टेड था लग्ना के अंदर, बृहस्पति। इसलिए गुरु कैसे मिले? उच्च कोटि के गुरु मिले। लेकिन बृहस्पति उच्च का है ना, तो गुरु कैसे होंगे? ईगोइस्टिक गुरु होंगे। योर गुरु विल हैव ईगो इफ योर जुपिटर इज एक्सॉल्टेड। आप समझ जाएंगे इस बात को कि ये ईगो है, और है तो है, ज्योतिष को मतलब नहीं, तो जो बात है। प्रॉब्लम्स हम 8वें घर से देखते हैं, पीड़ा हम 8वें घर से देखते हैं। उनकी कुंडली में यदि आप 8th लॉर्ड को देखते हैं तो 8th लॉर्ड वाज सैटर्न, शनि, और वो कहां पर था? वो 4th हाउस में एग्जॉल्टेड राशि में, तुला राशि। आप लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे होते हैं उच्च का प्लेनेट आ जाए, उच्च का प्लेनेट आ जाए। अगर आपकी पत्री, आपको ऐसी अगर पत्री मिल गई ना, तो आप घूम जाओगे, या तो डिप्रेशन में आ जाओगे, छत से कूद जाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर दोगे, लेकिन हैंडल नहीं हो पाएगा इतना कुछ। क्योंकि 8th लॉर्ड जब एग्जॉल्टेड होकर बैठ जाए कुंडली, तो प्रेशर किस लेवल का होता है आप सोच भी नहीं सकते। उस लेवल का होता है कि एक बार तो आदमी ये भी सोचता है कि यार इस जीने से मर जाना अच्छा है। प्रेशर आता है भाई, इसमें कोई शक नहीं, 100% प्रेशर आएगा। लेकिन कुछ केसेस में 8th लॉर्ड 9th लॉर्ड भी होता है। जैसे कि अगर कोई मिथुन लग्न है तो 8th लॉर्ड कौन हुआ? सैटर्न। 9th लॉर्ड कौन हुआ? सैटर्न। इसी तरीके से अगर कोई कन्या बोल रहा हूं, सॉरी, अगर कोई कुंभ लगन है
तो फिफ्थ लॉर्ड क्या हुआ जो बुद्धि दे रहा है? बुध। और एट्थ लॉर्ड कौन हुआ? वो भी हुआ बुध। तो अगर आपका कोई अच्छा और बुरा प्लैनेट दोनों एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, लाइक एट्थ लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड हो रहा है और फिफ्थ लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि आपकी प्रॉब्लम्स का इंटेंसिटी तो बढ़ रही है, आपकी पीड़ाओं की इंटेंसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन उन पीड़ाओं से लड़ने के लिए जो बुद्धिमत्ता आप चाहिए, वो बुद्धिमत्ता भी आपके पास, वो इंटेलिजेंस भी आपको मिली। मतलब आपकी प्रॉब्लम्स और आपके सॉल्यूशंस दोनों साथ साथ काम करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि जब मैं प्रॉब्लम में आता हूं तो मेरा सोचने का तरीका ही बदल जाता है, मैं बहुत फास्ट, मेरा माइंड जो है वो काम करने लगता है। अगर आपका फिफ्थ और एट्थ लॉर्ड कोई एक प्लैनेट है और वो एग्जॉल्टेशन में है, तो आपके हालात ऐसे ही होंगे, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस ने भी आपका साथ देना है। ठीक है, तो वापस आते हैं, अपना डेबिलिटेशन ही मुख्य मुद्दा है। ठीक है, एक्सॉल्टेशन लेकर तो क्या खुश होना है कि ये है वो है, मैं ये एक्सॉल्टेशन में हूँ, वैसे एक्सॉल्टेशन में हूँ, मेरा तो उच्च का है, वो है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीजें हैं। आप डेबिलिटेशन पे रहिए। तो तीसरा, छठा और आठवें घर में जब प्लैनेट होगा, या तीसरे छठे आठवें का प्लैनेट जब उसमें आएगा, उनके हाउस लॉर्ड जो डेबिलिटेशन में आएंगे तो राजयोग देंगे। एक और राजयोग यहां पर बनता है, एक और राजयोग यहां पर बनता है डेबिलिटेशन प्लैनेट को लेकर ही, जिसको हम बोलते हैं नीच भंग राज योग। नीच भंग राज योग मतलब कि ग्रह है, कहने को नीच है, लेकिन भंग का मतलब क्या होता है? भंग का मतलब होता है डैमेज हो जाना। भंग का मतलब होता है डैमेज हो जाना। तो क्या चीज डैमेज हो गई? नीचता डैमेज हो गई। तो जब नीचता डैमेज होती है तो प्लैनेट जो है वो एंड ऑफ द डे एग्जॉल्टेशन में कार्य करने लगता है, एग्जॉल्टेशन जैसे कार्य करने लगता है। ये भी एक तरह का राजयोग है, या कह लीजिए आप एक तरीके का पोजीशन गिविंग कॉम्बिनेशन। हम कॉम्बिनेशंस पे हैं, तो कॉम्बिनेशंस में हम एक कॉम्बिनेशन ये भी लेंगे। आपने विष्णु लक्ष्मी योग पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि तीसरे छठे और आठवें के अंदर डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं। अब आप जो पढ़ रहे हैं वो है नीच भंग राज योग। नीच भंग, नीच भंग कब होता है? नीच भंग होता है अगर आपका कोई प्लैनेट डेबिलिटेशन में है, आपका कोई प्लैनेट डेबिलिटेशन में है और उस डेबिलिटेटेड प्लैनेट को, उस डेबिलिटेटेड प्लैनेट को यदि उसी साइन का लॉर्ड देख ले या उससे संबंध बना ले, संबंध का अर्थ आप सब लोगों को पता है, मैं संबंध का बार बार नहीं बताऊंगा भी संबंध कैसे बनेगा। अगर कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड है और वो प्लैनेट जिस राशि में डेबिलिटेटेड है उस राशि का स्वामी यदि इस ग्रह से किसी भी रूप में संबंध स्थापित कर ले, तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती
नीचता भंग हो जाती है। कुंडली देखिए, इस कुंडली में शुक्र पर नजर मारिए। शुक्र जो है शुक्र जो है वो 6 नंबर राशि में, 6 नंबर राशि में डेबली हो गया। 6 नंबर राशि कौन सी किसकी है? मरकरी की है। क्या शुक्र और बुध का कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है कुंडली में? इज देयर एनी संबंध बिटवीन बुध एंड शुक्र? यस, देयर इज ए एक्सचेंज बिटवीन मरकरी एंड वीनस। एक्सचेंज है मरकरी और वीनस के अंदर। डेबिलिटेशन गॉट कैंसल्ड। दिस वीनस इज ए राज योगा गिवर। राज योगा गिवर मीन्स नीच भंग राजयोग। ये नीच भंग राजयोग में अगर एक्सचेंज ना करता, अगर एक्सचेंज ना करता, या मैं कहता हूं नीचता भी ना भंग होती, तो आप देखिए कौन सी पोजीशन है वीनस की, कौन से घर में पड़ा है? 6th हाउस में। डेबिलिटेशन में पड़ा है। आपको आज जो सबसे पहला सेंटेंस लिखवाया वो क्या, कि यदि 3, 6 या 8 में डेबिलिटेटेड प्लैनेट होगा तो वो अपनी दशा के अंदर राजयोग देगा, सॉरी मतलब धन योग देगा। आप वेल्थ क्रिएट करेगा, आपके लिए भरपूर वेल्थ देगा। वीनस इन 6th हाउस। अब देखिए ये कितना पावरफुल वीनस है। 6th हाउस में पड़ा है, डेबली होके पड़ा है। सबसे पहले तो यही इसको एक उपाधि मिल गई कि ये अकेला उस चीज के लिए काफी। फिर उसके साथ साथ इसने एक और योग डेवलप कर लिया विच इज नीच भंग राजयोग। इसने अपनी नीचता को भी भंग कर दिया। तो एक राजयोग वो मिला जो 6th में डेबली होने के कारण था, सॉरी धन योग मिला। एक योग क्या मिल गया कि इसकी नीचता भी भंग हो गई। और नीचता कैसे भंग होती है? नो पर्सनल क्वेश्चंस। लॉजिक को समझिए, लॉजिक को समझ के अपने चार्ट्स में लगाइएगा। अभी पर्सनल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं। नीच भंग राजयोग के अंदर एक और कंडीशन बनती है। वो क्या बनती है कि जैसे इस कुंडली में आपने देखा कि वीनस और मरकरी ने एक्सचेंज कर लिया। अगर वीनस और मरकरी का एक्सचेंज ना होता और मरकरी वीनस के सामने होता, सामने मतलब 12th हाउस में होता, तो भी नीच भंग हो जाता, तो भी नीच भंग होता। प्लस और क्या है, और यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र के साथ में अगर बुध बैठा होता, कंजंक्शन में बैठा होता, तब भी संबंध में होता, तब भी नीच भंग हो जाता। तो 3 तरीके से शुक्र का नीच भंग होता। या तो मरकरी साथ बैठे, या मरकरी देखे, या मरकरी राशि परिवर्तन करे। क्योंकि यही 3 संबंध देखते हैं हम, साथ बैठना, देखना या राशि परिवर्तन। यही 3 संबंध है।
ठीक है। अब ये तो हो गया एक तरीका जिससे नीच भंग देखा हमने। एक और तरीका है नीच भंग होने का। वो क्या कि जो प्लेनेट नीच का है, जो प्लेनेट नीच का है, वो प्लेनेट अगर खुद के अगर खुद की उच्च राशि के प्लेनेट के साथ संबंध बना ले, जो प्लेनेट नीच का है वो अगर अपनी किसी उच्च प्लेनेट के साथ, इस कुंडली में सूर्य देखिए, सूर्य डेबिलिटेटेड है, डेबली हो गया ना सूर्य। अब सूर्य जो है, अब सूर्य एक्सोल्टेशन किसकी राशि में लेता है बताइए। सूर्य को एक्सोल्टेशन किसकी राशि में मिलती है? मंगल की राशि में। मंगल कहां बैठा है? सूर्य के साथ बैठा। डेबिलिटेशन कैंसिल्ड, नीच भंग, ये भी नीच भंग है। अर्थात आपका जो प्लेनेट नीच का होकर कुंडली में बैठा है, उसके साथ में यदि उस ग्रह का भी संबंध बन जाए जिसकी राशि में जाकर यह उच्च का होता है, तो भी उसकी नीचता कैंसिल आउट हो जाती है, तो भी उसकी डेबिलिटेशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है, उसको भी हम नीच भंग करेंगे। अब वापस आते हैं, वीनस पर। अभी आप भूल जाइए कि मरकरी ने एक्सचेंज किया वीनस को। वीनस नीच का होकर बैठा हुआ है। वीनस एक्सॉल्टेड किसकी राशि में होता है? एक्सॉल्टेड किसकी राशि में होता है? जुपिटर की राशि में होता है। जुपिटर भी वीनस के साथ बैठा हुआ है। अगेन अनदर नीच भंग। कुंडली में कभी भी अगर नीच प्लेनेट बैठ जाए तो कभी भी घबराने का नहीं। इस कुंडली में मेरे को बताइए, क्या बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है? यस या नो? और हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इस कुंडली में बृहस्पति का नीच भंग है? बिल्कुल है। बृहस्पति शनि की राशि में नीच का हुआ है, शनि के साथ में संबंध बन गया, दृष्टि पड़ गई, नीचता भंग हो गई। जुपिटर बहुत बढ़िया प्लेनेट बन गया। जुपिटर बैठा कौन से घर में है ये नजर किया आपने? थर्ड में। थर्ड हाउस में डेबिलिटेटेड प्लेनेट बैठेगा, क्या करेगा? पैसा देगा, धन देगा। जुपिटर नीच का है सिक्स्थ हाउस में, डेबिलिटेटेड जुपिटर इन सिक्स्थ। एट्थ लॉर्ड कौन है कुंडली का? जुपिटर, वो भी डेबली हो गया। सैटर्न देख रहा है जुपिटर को,
थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है, नीचता भी भंग हो गई, नीच भंग राजयोग भी हो गया, और छठे घर में नीच के प्लैनेट बैठने से धन योग भी हो गया। आप पूरी कुंडली का चक्कर लगा लीजिए, इस कुंडली का सबसे बेहतरीन प्लैनेट जुपिटर है, नीच का, और कोई नहीं है। नीच का जुपिटर सब कुछ है। एक्सॉल्टेशन में नहीं मिलता कुछ, डेबिलिटेशन में मिल रहा है। नीच का प्लैनेट is always beneficial if it is having any relation with तीसरा घर, छठा घर और आठवां। बस ये दिमाग में डाल। कोई आदमी बहुत परेशान है, परेशानी लेकर आया है, 3 महीने बाद दशा स्टार्ट हो रही है, दशा देखी छठे घर के अंदर के प्लैनेट की, एक बार को लगा यार कर्जा चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर अचानक से देखा कि वो जो छठे घर में प्लैनेट है वो तो डेबिलिटेटेड है। अरे एक्सीलेंट टाइम आ गया भाई उसका, एक्सीलेंट राइज करेगा, एक्सीलेंट पैसा मिलेगा इस टाइम पीरियड, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप लोग अपने अपने सो कॉल्ड नीच ग्रह को देखेंगे और उसको जज करेंगे कि इस प्लेनेट ने मेरे साथ क्या किया अपने टाइम पीरियड। अगर कलयुग में धन चाहिए तो उच्च का ग्रह धन नहीं देगा, नीच का ग्रह धन देगा। और ऐसा भी नहीं है कि उच्च का ग्रह धन देगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उच्च की कोई उच्च का कोई लाभ ही नहीं है, उच्च का बेकार है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें बोल दी। लेकिन जब आप एग्जॉल्टेशन की डिमांड करते हैं कुंडली से, तो एग्जॉल्टेशन की डिमांड आप 3 घरों से करिए, 3 घरों के अंदर एग्जॉल्टेशन होनी चाहिए, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस। इनके हाउस लॉर्ड यदि उच्च के होंगे, एक्सीलेंट कुंडली हो, और जिस किसी के थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ के लॉर्ड उच्च के होंगे वर्स्ट कुंडली होगी। वर्स्ट कुंडली इन द सेंस आप समझ रहे हैं, मतलब वर्स्ट कुंडली इन द सेंस मैं क्या बोल रहा हूं, आदमी असूलों का होगा, प्रिंसिपल्स का होगा, आदमी बुरा नहीं होगा, लेकिन उस आदमी को इतना निचोड़ा जाएगा जीवन में कि उसको निचोड़ता देख आप लोग कांप उठोगे कि भाई भगवान कुछ भी करना, मेरे को ऐसा जीवन। अगर तीसरे घर का, छठे घर का और आठवें घर का स्वामी उच्च का हो गया तो आपको जीवन में जो संघर्ष करना पड़ेगा वो छोटा मोटा नहीं होगा, वो उस लेवल का होगा कि लोग भी देखकर कहेंगे। आपको दशरथ मांझी याद है, कौन है बंदा? दशरथ मांझी वाली पिक्चर वगैरह तो देखी होगी, थोड़ा सुना भी होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुझे नहीं पता क्या हॉरोस्कोप होगा, लेकिन उठा के देखेंगे तो तीसरा, छठा और आठवां, मैं लिटरली बोलता हूं आप, वो उच्च के होंगे। और देखिए, ये ईश्वर की ही करामात है कि जब वो तीसरे, छठे और आठवें घर के स्वामी को उच्च का बनाकर भेजता है, एग्जॉल्टेड बना के भेजता है, तो जितनी पीड़ा वो आपको देता है उतनी ही उस पीड़ा से लड़ने की शक्ति भी आपको देता है। बिकॉज तीसरा घर जो है वो आपका करेज भी है, आपका साहस भी। छठा घर जो है वो आपके फाइट करने की क्षमता भी है। अगर आपके वो चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेस से जूझने का
वो पावर भी है। तो नीच के प्लैनेट को कभी भी अंडर एस्टिमेट करने का नहीं। एक्सीलेंट प्लैनेट होता है। जब आप डिविजनल चार्ट्स करेंगे और उसमें जब आप नवांशा पे आएंगे तब आपको एक बहुत छोटा सा क्लू मिलेगा, और उस क्लू के बेसिस पर आप कितने भी प्लैनेट किसी की कुंडली में नीच के देख लो, अगर वो नवांशा के अंदर वो पर्टिकुलर पोजीशन ठीक ठाक है तो मतलब इससे ज्यादा कंड्यूसिव प्लैनेट आपकी कुंडली में और कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये हो गया डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स का। अब आपने जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी, चाहे वो विष्णु लक्ष्मी योग हो, चाहे वो डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स की कोई बात हो, ये सब चीजों को अभी तक आपने देखा लग्न के दृष्टिकोण से, लग्न कुंडली के दृष्टिकोण से। आज आपको पता चलेगा कि चंद्र कुंडली को हम क्यों रेफर करते हैं या चंद्र लग्न को हम रेफर क्यों करते हैं। चंद्र कुंडली बनती कैसे है, सबसे पहले तो ये पता होना बड़ा जरूरी है। तरीका क्या है, कैसे पता चले हमारी चंद्र कुंडली क्या है। चंद्र कुंडली को बनाने का बहुत सिंपल सा मेथडोलॉजी ये है कि ये देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है, और जिस भी राशि में वो बैठा है उस राशि को लगन बना लीजिए, बन गई आपकी चंद्र कुंडली। चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है उस राशि को यदि आप लगन बनाएंगे तो आपकी चंद्र कुंडली बन जाए। अब चंद्र कुंडली के ऊपर बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने कुछ कुछ अलग अलग अपने मत जो हैं वो दिए हैं। एक शब्द है ज्योतिष में जिसको आप आगे पढ़ेंगे, जिस चीज को, वो है गोचर। गोचर जिसको आप ट्रांजिट भी कहते हैं। और गोचर यानी कि ट्रांजिट, इसको लेकर विद्वानों ने कहा कि गोचर हमेशा चंद्र कुंडली से देखा जाता है। अब उनसे पूछा, भाई चंद्र कुंडली को क्यों आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं गोचर के लिए? उन्होंने कहा कि भाई जो मन में भाव उठता है वो मन से उठता भाव चंद्र कुंडली से देखा जाता है, इसलिए हम तो चंद्र कुंडली को लेंगे। फिर कुछ और लोग आए, ज्ञानी लोग, उन्होंने भी अपना तर्क रखा। उन्होंने कहा कि चंद्रमा जो है वो लगभग 2.25 दिन एक राशि में रहता है, और लग्न जो है आपका वो लगभग लगभग 2 घंटे के आसपास का है। तो अगर उस सेंस में हम प्रिसीजन की बात करें कि प्रिसाइज ज्यादा कौन है, तो लग्न जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है। इसलिए
लग्न से गोचर को देखने के लिए कहा गया। अब लग्न को आमतौर पर आप जब गोचर देखते हैं तो लग्न से ही देखेंगे। आगे फिर चंद्र कुंडली का महत्व क्या होगा? लग्न कुंडली जो है वो एक तरह की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है कि जो हो रही है आपको दिख रही है। कुछ लोगों का कहना है कि हर चीज सबसे पहले अपना कोई प्लेटफॉर्म आपके सबकॉन्शियस माइंड में तैयार करती है। सबकॉन्शियस माइंड में एक स्क्रिप्ट तैयार होनी शुरू होती है और बाद में जब वो पूर्णतः घटित होती है तब वो अपनी फिजिकल फॉर्म में आकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। अब वो जो सबकॉन्शियस माइंड की जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट हमेशा चंद्र कुंडली में प्रिपेयर होती है। इसलिए मन का हाल बताती है चंद्र कुंडली। दूसरा, फीमेल्स के केस में, स्पेशली फीमेल्स के केस में चंद्र कुंडली की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। फीमेल्स के केस में चंद्र कुंडली की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। उसका रीजन क्यों है? चंद्रमा को ज्योतिष में हमने मां का कारक माना है। मन किसी भी व्यक्ति की लाइफ के जो 3 या 4 सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं उसमें से एक इवेंट होता है चाइल्ड बर्थ, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और चाइल्ड बर्थ के केस में फीमेल की चंद्र कुंडली को देखना बड़ा आवश्यक है। बिकॉज जब एक फीमेल किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो बदल जाती है। किससे किस ग्रह में? शुक्र से चंद्रमा। मां बन गई। मां बनते ही मां ने किसका रूप लिया? चंद्रमा का रूप लिया। इसलिए चाइल्ड बर्थ के केस में चंद्र कुंडली को रेफर करना भी इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए, अभी मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा। दूसरा, जब आप रिलेशनशिप्स की भी बात करते हैं तो रिलेशनशिप के केसेस में भी रिलेशनशिप वाले केसेस के अंदर भी फीमेल्स के लिए चंद्र कुंडली का बहुत महत्व, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी रिश्ते में एंटर होने का कुछ बन रहा है तो सबसे पहले वो चीज मन के अंदर आई। यानी कि किसी से भी रिश्ता स्थापित होने के लिए उससे मन का रिश्ता स्थापित होना बड़ा जरूरी है। इसलिए भी चंद्र कुंडली अहम है। और फीमेल्स के लिए मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बिकॉज अगर आप चंद्रमा की भी बात करें तो इसको भी फीमेल प्लैनेट मानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन जब दो केसेस की बात आती है, एक रिलेशनशिप और चाइल्ड बर्थ, वहां पर फीमेल्स के लिए ये और एडिशनली इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके अलावा जो इसका एक कॉमन यूज है
जो आपको हमेशा करना है वो क्या है? चंद्र कुंडली आपको रिपीटेड पैटर्न समझने में आपकी हेल्प करती है। चंद्र कुंडली आपको आपके रिपीटेड पैटर्न्स समझने में भी आपकी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई दशा दिख रही है या अंतर दशा दिख रही है जो आपको लगता है कि ये मेरे को प्रोफेशनली बहुत राइज देगी, आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आपने देखा कि कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पर एक्टिव है। 10th हाउस का लॉर्ड एक्टिव है, तो आपके दिमाग में क्या आया? अरे यार, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स का पीरियड आ गया, क्योंकि 10th हाउस जो है वो एक्टिवेट हो। चंद्र कुंडली क्या मदद करे? जब आप चंद्र कुंडली बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि वो प्लैनेट जो वहां पर 10th लॉर्ड बना हुआ है, यहां पर वो 10th हाउस में बैठ गया है, तो क्या हुआ इससे? इससे आपको कंफर्मेशन मिल गई कि ये प्लैनेट जो है ये डेफिनेटली 10th हाउस के रिजल्ट देने वाला है, ये पक्का मेरे को 10th हाउस के रिजल्ट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहां पर समझने के लिए कि चंद्र कुंडली क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसके यूजेस। ये कुंडली देखिए और ये कुंडली देखकर मेरे को बताइए कि इस कुंडली में क्या क्या बुध की बुध के पीरियड में, यानी कि जब मरकरी इस कुंडली में ऑपरेट करेगा, तो क्या इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल सकती है? बताइए। अगर मरकरी कभी ऑपरेट करे इस कुंडली में, तो क्या इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है? ठीक है, आप सब लोगों ने आंसर किया यस, आंसर तो ठीक है, लेकिन क्यों होगी? कारण इसका? अरे मून से फोर्थ नहीं भाई, ऐसे नहीं, पहले लग्न से तो बताओ मेरे को कि लग्न से क्यों दे रही। अभी आप फोर्थ से क्यों जा रहे हो? अभी अभी चंद्र कुंडली तो बाद की बात है, पहले लग्न से बताओ
कि लग्न से ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है। आपके आंसर्स मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहे हैं कि कितनी जबरदस्त मेहनत चल रही है आप लोगों की। इस कुंडली में चौथे घर का स्वामी जो है, जो फोर्थ हाउस लॉर्ड है, दैट इज मार्स। दैट इज मार्स, मंगल है वो। एंड मंगल इज हैविंग अ संबंध विद मरकरी। मंगल इज हैविंग अ संबंध विद मरकरी। इट मीन्स कि मरकरी इज हैविंग अ रिलेशन विद फोर्थ हाउस बिकॉज ऑफ गेटिंग एसोसिएटेड विद फोर्थ लॉर्ड। कुंडली में चौथे भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल क्या कर रहा है? मरकरी को देख रहा है। मतलब मरकरी जुड़ गया मार्स से, यानी कि मरकरी फोर्थ हाउस के रिजल्ट्स भी दे सकता है। अब ये तो हमने लग्न कुंडली से देखा कि एज पर लग्न कुंडली दिस मरकरी इज मेकिंग अ रिलेशन विद मार्स विच इज द फोर्थ लॉर्ड। इसलिए ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल सकती है, मिल सकती है। अब ऐसे में हम इसकी चंद्र कुंडली बनाकर देखते हैं। चंद्र कुंडली बनाई, चंद्र कुंडली बना ली, और चंद्र कुंडली जब बनाई अरे अभी अच्छे और बुरे इवेंट की बात नहीं हो रही भैया, कौन मार्स का एनिमी है मरकरी का, वो बात ठीक है। जो आप लोग बात बोल रहे हैं वो एनिमी वगैरह की बात तो ठीक है, लेकिन अभी हम फोर्थ हाउस के इवेंट को पढ़ने की बात कर रहे हैं कि क्या फोर्थ हाउस से जुड़ा हुआ इवेंट हो सकता है मरकरी के पीरियड में। सिर्फ इतनी बात हो रही है कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ इवेंट हो सकता है। अब वो प्रॉपर्टी लेके नाच रहा है कि रो रहा है, वो अलग बात। अब जब हमने चंद्र कुंडली बनाई तो चंद्र कुंडली से मरकरी कौन से हाउस में आ गया? फोर्थ हाउस में आ गया। मतलब आपको क्या इंडिकेशन मिला? आपको इंडिकेशन मिला कि जो प्लैनेट मेरा लग्न कुंडली से किसी घर के साथ में कनेक्टेड है, वही प्लैनेट मेरा चंद्र कुंडली में भी रिलेशन बना रहा है किसी प्लैनेट। मतलब जब मरकरी का टाइम आएगा तो चौथे घर से जुड़ा हुआ कोई प्रोमिनेंट इवेंट 100% होगा। 100% होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं।
एसी बंद कर, ठंड लग रही है। इस कुंडली को देखकर ये बताइए कि क्या चंद्रमा इस कुंडली में लग्न के अंदर, या लग्न कुंडली को अगर हम देखें तो लग्न कुंडली में कहीं पर भी ये चंद्रमा जो है वो चाइल्ड बर्थ देने में सक्षम दिखाई दे रहा है आपको? लगन कुंडली के हिसाब से क्या चंद्रमा आपको कहीं से भी दिखाई दे रहा है कि भाई चाइल्ड बर्थ दे सकता है? यस। किस लिए भाई यस कैसे कहा आपने? रीजन बताइए मेरे को यस का, आपको क्यों लग रहा है? भाई चाइल्ड बर्थ देने के लिए पांचवें भाव से तो कनेक्ट हो, कम से कम पांचवें से हो जाए, 11वें से हो जाए। आप लोग तो कुछ भी लॉजिक दिए जा रहे हैं। अरे भाई नहीं है मतलब नहीं है, लग्न कुंडली से नहीं है संबंध किसी भी तरह का। लेकिन हमने एक पॉइंट यहां पर रखा, हमने बताया कि फीमेल के केस में चंद्र कुंडली इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब हमने चंद्र कुंडली बनाई तो हमने देखा कि चंद्रमा कौन से घर का लॉर्ड बन गया? चंद्रमा की अंतरदशा में बच्चा हो गया। अर्थात चंद्र कुंडली को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, और भरपूर इंपॉर्टेंस देनी है जब आप बात करेंगे चाइल्ड बर्थ की। क्योंकि अगर लग्न कुंडली से कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अचानक से ये दिखता है कि जो आने वाली अंतरदशा है उसका प्लैनेट चंद्र कुंडली से 5th हाउस में बैठा है, या 5th लॉर्ड बन गया है, या 5th हाउस को देख रहा है, तो वो प्लैनेट भी अपनी दशा अंतरदशा में संतान दे सकता है। आप लोगों में से कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर चंद्रमा लग्न में ही है, अगर चंद्रमा लग्न में ही है तो इसका अर्थ बड़ा साफ है कि आपकी लग्न कुंडली और आपकी चंद्र कुंडली एक ही है। तो ऐसे केस में आपके जो प्लैनेट हैं वो जहां भी बैठे वो अपने आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं, वो रिजल्ट दे। तो आपको क्या समझ में आया कि चंद्र कुंडली जो है, चंद्र कुंडली
चाइल्ड बर्थ के लिए कंडीशन। आपने देखा कि राजयोग को हम लगन कुंडली के अंदर देखते हैं। अगर कोई राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, या कह लीजिए कोई भी प्लैनेट आपकी जन्म कुंडली में किसी राजयोग के अंदर इन्वॉल्व है, और वही प्लैनेट आपकी चंद्र कुंडली में भी राजयोग बना रहा है, वो प्लैनेट आपकी कुंडली का बहुत पावरफुल प्लैनेट है, बहुत पावरफुल प्लैनेट है। कैसे, अभी देखते हैं एक और एग्जांपल में। ये कुंडली देखिए ढंग से, और इस कुंडली को देखकर मेरे को एक चीज का आंसर कीजिए कि क्या इस कुंडली में वीनस और जुपिटर, क्या इस कुंडली में वीनस और जुपिटर विष्णु लक्ष्मी योग बना रहे हैं क्या नहीं, ये बताइए। क्यों बना रहे हैं ये भी लिखना है। इस कुंडली में जुपिटर जो है वो एक केंद्र का लॉर्ड है, केंद्र का, चौथे घर का और सातवें घर का। और वीनस क्या है, वीनस त्रिकोण का लॉर्ड है, ट्राइन का लॉर्ड है, कौन से घर का, नाइन्थ का। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, राजयोग बन गया, विष्णु लक्ष्मी योग बन गया, ठीक है। अब इस कुंडली में चंद्र कुंडली बना, अब मेरे को बताइए कि क्या वीनस और जुपिटर अभी भी राजयोग बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे, और
इस कुंडली में 4th हाउस का लॉर्ड कौन है? चंद्र कुंडली में 4th हाउस का लॉर्ड कौन है? केंद्र का लॉर्ड। केंद्र का लॉर्ड इज वीनस। 9th का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। 4th और 9th लॉर्ड अगर संबंध बनाएंगे तो राजयोग बनेगा, बनेगा ना? यही राजयोग लगन कुंडली में बन रहा था। ये बन रहा था, वहां पर बन रहा था। चंद्र कुंडली में बन रहा है, बन रहा है। मतलब क्या है? ये बहुत पावरफुल राजयोग हो गया। ये एक्सट्रीमली पावरफुल राजयोग हो गया। क्यों? क्योंकि ये लगन से भी बन रहा है और चंद्र कुंडली से भी बन रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि यदि आपका कोई भी राजयोग लगन और चंद्र कुंडली दोनों में बनता है, तो उस राजयोग के अंदर जो उसकी इंटेंसिटी है उसके फ्रक्टिफाई होने की, वो मल्टीफोल्ड हो जाती, उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है कि भाई अब तो 100% होगा ही होगा लगन कुंडली में, होगा वहां भी। लेकिन अगर इधर भी हो गया तो 100% वो बहुत पावरफुली काम करेगा। ये चंद्र कुंडली बता रहे। अब क्या होता है, कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि यहां तो चलो हमें ये जो कुंडली मिली वो इस हिसाब से मिली कि जिसमें 4th और 9th लॉर्ड मिलकर राजयोग बना रहे। लेकिन अगर इस राजयोग में कोई एक प्लेनेट हट जाता, लेट से कि लगन कुंडली में वीनस और जुपिटर मिलकर राजयोग निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जब हम चंद्र कुंडली में गए तो जो राजयोग बन रहा है उस राजयोग में वीनस तो इन्वॉल्व है लेकिन जुपिटर इन्वॉल्व नहीं है। जुपिटर कहीं साइडलाइन हो गया। इस केस का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वीनस जो है उसके टाइम पीरियड पर ज्यादा फ्रक्टिफाइड रिजल्ट्स आएंगे आपको राजयोग, जुपिटर से भी ज्यादा। अब कई लोग बोलते हैं कि जी हमारा लगन कुंडली में तो राजयोग बन नहीं रहा, लेकिन चंद्र कुंडली में बन रहा है और उसका टाइम पीरियड भी चल रहा है। तो क्या होगा जीवन में? आंसर बड़ा सरल। चंद्रमा मन का कारक है। फिजिकली मैनिफेस्टेशन भले ही ना हुई हो राजयोग की, लेकिन आप अपने मन से बिल्कुल ऐसा फील कर रहे होंगे जैसे आपका बेस्ट टाइम चल रहा है और आप उसको एंजॉय कर। मैंने क्यों कहा कि चंद्र और लग्न कुंडली दोनों में कोई राजयोग है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो फिजिकल रूप में भी मैनिफेस्ट हो रहा है और व्यक्ति उसको मन से भी समझ रहा है कि हाँ राजयोग चल रहा है, मतलब मेरे पास पोजीशन है। इसलिए चंद्र कुंडली के अंदर अगर राजयोग है और लग्न में राजयोग नहीं है
तब भी व्यक्ति मन से संतुष्ट रहेगा। अब कई दफा क्या होता है, सपोज आपका कोई प्लेनेट है, वो लग्न कुंडली में राजयोग दे रहा है, आप खुश कि भाई चलो बहुत बढ़िया पोजीशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अचानक से जब आप चंद्र कुंडली खोलते हैं तो आपको दिखाई देता है कि ये जो प्लेनेट इस टाइम पर राजयोग में इन्वॉल्व है, ये चंद्र कुंडली से 8वें घर का स्वामी बन गया। कौन से घर का बन गया? 8वें घर का बन गया। क्या करेगा? राजयोग नहीं देगा? देगा, 100% देगा, क्योंकि लग्न कुंडली में बना हुआ है। लेकिन चंद्र कुंडली में क्या बन गया? 8वें घर का बन गया। राजयोग मिलने के बाद भी मानसिक पीड़ा बनी रहेगी, मन से आपको तोड़ता रहेगा। चंद्र कुंडली मन से संबंध रखती है।